नमस्कार दोस्तों, ये है डिटॉक्स पॉवर्ड बाय कुदरत स्टूडियो। आज हम बड़े फॉर्चुनेट हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद हमारी भारतीय जांबाजों ने जो काम किया है उन सबको सलूट। और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर देवानंद लोहा मरोड़, भारतीय सेना से। नमस्कार सर। और आपको देख के मेरा जोश आज काफ़ी हाई है, जोश इज़ हाई। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं सर कि आप अपनी सेना की जर्नी आपने कहां से स्टार्ट किया और आप कहां तक पहुंचे उसके बारे में ब्रीफ में बताएं। मैं एक इन्फेंट्री पैदल सैनिक रहा हूं और मेरी मेरी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में सेना के दौरान में रही हैं। कई विदेशों में मैंने नौकरी की है और उसके अन्यथा भारतीय सेना से जुड़े हुए प्रमुख मैंने सेवाएं दी हैं। और मैं कह सकता हूं कि श्रीलंका की जो लिट्टे के खिलाफ युद्ध था उसमें मैं एक युवा के तौर था, पंजाब में मिलिटेंसी में अगेन युवा के दौर पे था, और पूर्वी भारत में भी मेरी सेवाएं रहीं। और कश्मीर में लंबा समय निकला है, 15 से 20 साल फिजिकल सर्विस उग्रवादियों के बीच में, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी मैं एज ए सीओ यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर जिसको बाहर कहते हैं। बाहर तो सेना की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मैं पूरी नहीं समझा सकता। तुरंत आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं कि जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, सिंदूर के नाम से, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि आतंकवाद में मेरी रिसर्च है। मैंने जो पीएचडी की है वो टेररिज्म इन इंडिया पे की है। आप एकेडमिक साइड को भी बिलोंग हाँ, करते मतलब हैं? वो पर ये मानता हूँ कि सैनिक के जीवन के अलावा जो एकेडमिक जीवन है ज़रूरी है। बिना पढ़े बिना तथ्य पता नहीं लगते हैं, क्योंकि सेना में हमारा काम अपने सीनियर का जो आदेश मिला और उसकी पालना करनी होती है। अपने बाकी टेक्निकल बहुत चीज़ें हैं, पर मोटे तौर पे मैं बता सकता हूँ उग्रवाद से मेरा लंबी जुड़ाव है। और कभी-कभी आप देखते भी होंगे जो डायरेक्टली अगर हम ऑपरेशन सिंदूर पे आएँ, तो मैं मानता हूँ इतिहास में एक पहली बार एक ऑपरेशन का नाम वो दिया गया है जहां हमारी सिंदूर नारी, मैं उन सिंदूर नारी उनको इसलिए बोल रहा हूं जो 28 सामान्य नागरिकों को मारा गया था। सेना में हम जो वीर गति को प्राप्त होते हैं सैनिक, उनकी धर्म पत्नियों का हमें वीर वीरांगना कहते हैं, वीर नारी के नाम से कहते हैं। तो मैं आज इस चैनल पे जो जो सिंदूर ऑपरेशन जिनके कारण किया गया, जिनके बलिदान के कारण हुआ, उन सिंदूर नारियों के सम्मान में मैं नतमस्तक होते हुए कहूँगा कि ये सेना ने जो नाम इसका दिया है ये बहुत सही दिया है। उनको सम्मान देना है और देश के लिए ये दिखाना है कि आने वाले भारत और भारतीय सेना कभी और किसी हमारी भारत की माता बहन बेटी का सिंदूर पहुंचने नहीं देगी उन दरिंदों को। तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, और इसके अंतर्गत जो भारत सेना और भारत सरकार और पूरा देश एक साथ मिलकर के, आपने कल देखा, कल सुबह की रात जो 7 मई सुबह 1:05 पे जो ऑपरेशन शुरू होता है, 1:35 पे उसको अंजाम पहुंचा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 9 टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान की सीमा के अंदर थे, उनको बर्बाद किया गया। ये पहला फेज ऑपरेशन सिंदूर था। सर, ये पीओके में तो ऑपरेशन किया ही गया, लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान की जो मेन लैंड है वहाँ पर भी मिसाइल अटैक हुआ। ये कितना इम्पोर्टेंट? ये हर आदमी समझ सकता है जो दुनिया में कानून की जानकारी रखता है। मैं इसके लिए भारतीय सेना तो देखो सदैव देश की सेना है, ये आपकी सेना है, जैसे आप इसको काम देंगे। और मेरे जैसे सैनिक सदैव इंतजार करते हैं इस भारतवर्ष में कोई उनको आदेश मिले। आदेश सरकार देती है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो देश के अंदर एक नैरेटिव चलाते हैं, मोदी को भारत के प्रधानमंत्री नहीं, उसको एक राजनीतिक ओपोनेंट की तौर पे देखते हैं। सनातनी धर्म के जागृति के जो जो विरोधी हैं वो देखते हैं, भारत की उन्नति के विरोध में देखते हैं। मैं उनकी तो चर्चा नहीं करूँगा, पर कहना चाहूँगा जो ये नया भारत उभर के आया है, जो नई सेना की रणनीति बनी है, जो नई सेना को, आपने सवाल किया कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को लांग करके कोई फैसला करना, अभी इम्पैक्ट क्या है उसका? बिल्कुल ये फैसला भारत सरकार का है, ये भारत के नागरिकों का है, नरेंद्र मोदी का है। अगर ये नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो फैसला कभी नहीं होता कि भारतीय सेना, क्योंकि सेना के अधिकार में नहीं आता इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर करके दुश्मन को मारना। ये इसलिए बधाई आपको उनको देनी चाहिए। भारतीय सेना का शौर्य है जिसपे उसने, हम तो प्लान करके रखते ही हैं। जैसे मैंने कहा, भारतीय सेना कभी भी आराम नहीं करती है, वो 24 घंटे सातों दिन तैयार रहती है। 24 घंटे सातों दिन हमारी फौज तैयार है। लेकिन एक फौजी के रूप में मैं अब एक कंपेरेटिव आपके जो वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो अटैक किया गया है, इसका पाकिस्तान की फौज के माइंडसेट पर क्या असर हुआ होगा?
आप थोड़ा सा ये बताइए क्या, क्योंकि आपने उनको साक्षात देखा भी देखिए, होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना ने जो पराक्रम का काम किया, जहां 9 उनके उग्रवादी कैंपों को ध्वस्त किया और सैकड़ों की संख्या में उग्रवादी मार दिए गए, और उनके जो ताबूत हैं पहली बार पाकिस्तान के पंजाब में बड़ी संख्या में दिखाई दिए, वरना आज तक पाकिस्तान का वो चरित्र है, पाकिस्तान वो चरित्र वाला देश है, पाकिस्तान की सेना पंजाबी डोमिनेटेड है, पंजाबी लोगों की ताबूत आज तक नहीं गए थे। और यही कारण था कारगिल युद्ध के दौरान, अगर आपको याद हो, बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक जो हमारे एनएलआई जिनको कहते हैं, पाकिस्तान के नदन लाइट इन्फेंट्री, उसके अंदर पंजाबी नहीं होते हैं, वो जब बड़ी संख्या में भारतीय सेना ने, आज का दिन ये आज कितनी 8 मई है, और अगर आपको भारत को याद हो तो 1999 में 5 मई के दिन पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था। अच्छा। और उसके उपरांत जब उनकी सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को जब भारतीय सेना ने मारा था, और सैनिक मरने के बाद वो इंसानियत के नाते हमने उनको कहा पाकिस्तान को ले जाओ अपने नागरिकों को। वो ऐसे दरिंदे हैं पाकिस्तानी, वो पंजाबी जो लीडर जो उनकी सेना है, उन्होंने अपने सैनिकों को लेने से इनकार कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। और क्योंकि वो ताबूत उनके भाइयों के नहीं थे, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जनरल आज भी जो पंजाबी डोमिनेटेड हैं, वो पश्तून को भी अपना नहीं मानते हैं, सिंधी को भी अपना नहीं मानते हैं, बलूच को भी अपना नहीं मानते हैं, और कश्मीरी को भी अपना नहीं मानते हैं। और यही कारण था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पर मुझे गर्व है आज इस मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसा मौका इतिहास में पहली बार आया है, जो कल पाकिस्तान में बहावलपुर के अंदर घुस करके उस ट्रांजिट, उनके जो आतंकी कैंप में जो हमने हमला किया, लाशें बिछा दी उन आतंकियों की, और मजे देखिए, उनको पहली बार दर्द हुआ पाकिस्तान को। वो खड़े होकर के देखिए, कारगिल में उन्होंने अपने सैनिकों को स्वीकार नहीं किया, कल वो उन आतंकवादियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाकर सेना सावधान खड़ी थी, क्योंकि उन दरिंदों को तो पहली बार चोट लगी थी, पहली बार दर्द हुआ था, पहली बार उन गांवों में ताबूत गए हैं। और मैं कहता हूं इन ताबूतों की झड़ी लगा देंगे अगर ये ज्यादा नहीं सुधरे तो। सर जी, ये ऑपरेशन सिंदूर, एक तो हमारी जो पब्लिक है उसने काफ़ी सपोर्ट किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया है, ये जो हमारे जो इकोसिस्टम बना है, इसका हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस पर क्या जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपका ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं भारत को बताना चाहूंगा, ये बदलता भारत है भैया। सेना वही है, हम वही हैं, एक विचार की कमी थी, और वो विचार भारत को दिया भारत के नागरिकों ने 2014 में, जब आप उस व्यक्ति को लेके आए शीर्ष पर, इसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। उसके आते ही उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। उनके आते ही कश्मीर में जो पत्थरबाज हर दिन दिखा करते थे, वो कैलेंडर जो पाकिस्तान से प्रायोजित होता था, हुरिया जैसे आतंकी कश्मीर में कश्मीर बंद कराया करते थे, वो विचार बदला कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और 10 वर्ष तक दिया, फिर भी पाकिस्तान कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और यही कारण था कि वो कभी इस बात को समझ नहीं पाए। और देखते देखते जिस प्रकार से उन्होंने अभी जो 22 अप्रैल के दिन जो आतंकी हमला करके हमारी उन सिंदूर नारियों के सिंदूर को पहुंचने का काम किया, वो उनकी कहते हैं लास्ट द नेल इन द कॉफिन, वो गाड़ दी गई है। और उसके कारण जो दुनिया में बदलाव, वो अब आप खुद देख रहे हैं टीवी पर। पहली बार हुआ है जब वो देश दुनिया के भारत के साथ खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख गया है आज के दिन भारत का नेतृत्व वो नहीं है जो आतंकी सेना के अधिकारियों को मार करके सीएम उनको चाय पिलाता था और प्रधानमंत्री जाके दिल्ली के अंदर उनको हवाई जहाज का किराया देते थे, दवाइयों के लिए पैसे देते थे, और आतंकी मलिक जैसे को घर में, प्रधानमंत्री घर में चाय पिलाते थे। वो जमाना गया। अब जमाना ऑपरेशन सिंदूर है, जहां उससे पहले उन दरिंदों को जेल में डाला है, और जिन्होंने दुस्साहस किया 22 अप्रैल को, उनको सबक सिखाने का काम ऑपरेशन सिंदूर बेधड़क जारी है।
अब जब हम यहां बैठे हैं, पाकिस्तान में 12 जगह उनके ठिकानों पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं और अभी भारत सरकार ने, सेना ने कंफर्म किया है कि लाहौर की एडी यूनिट को हमने बर्बाद किया है। ये भारत है। अब देखिए, जो आपके सवाल पे आ रहा हूं, सवाल आपने क्या पूछा, भारत की स्थिति दुनिया में आज, जियोपॉलिटिक्स देखिए साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें दम होता है बाहुबल होता है। वो कहते हैं कि कमजोर को क्या ज्ञान बांटेगा, माफ क्या कर सकता है, ताकतवरी माफ कर सकता है। और आज वो दौर आ गया है जब अमेरिका, जब रूस, जब चीन, जब जापान, यूके, दुनिया के सारे लोग भारत के पीछे खड़े हुए हैं। इतना ही मैं एक एग्जाम्पल के साथ करूंगा। जब कल रात को 1:05 पर भारत ने पाकिस्तान में हमला किया, 2:25 पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टीवी स्क्रीन पे आता है और वो आके भारत के पीछे खड़ा होता है, कहता भारत के साथ खड़ा हूं, और पाकिस्तान को आगाह करता है कि तुम कुछ कोशिश मत करना वरना बर्बाद कर दिए जाओगे। ये भारत की ताकत है। जियोपॉलिटिक्स खत्म है इस अमेरिका के बाद में। दूसरा एग्जांपल दे दूं, परसों के दिन 6 मई के दिन तुर्की का एक सैन्य जो क्या बोलते हैं, नेवल शिप आकर के कराची के पास खड़ा होता है, भारत को डराने की कोशिश करता है। तुर्की जैसा एक, मैं क्या बोलूं आपको, वो जो भी आके खड़ा होता है, रात को भारत ने उसको ऐसा जवाब दिया, सुबह वो दिखाई नहीं दिया। 7 तारीख सुबह से दिख नहीं रहा है तुर्की का वो कहां है वॉरशिप। और रही बात यूके, रूस तो वैसे ही कह चुका है कि भारत जैसा है हम भारत के साथ सदैव। ये ताकत है भारत की साहब। और देखिए, हमने कह करके मारा है रात को, कल उसके बाद पाकिस्तान बाज नहीं आया भाइयों। पाकिस्तानियों ने क्या किया, सोचा कि ये हिंदुस्तान वो ही है, हाँ कि वो ही है, और पाकिस्तान ने सोचा सेना ने हम करेंगे। कल उन्होंने पुंछ में और 9 जगह मिसाइलें फायर करके हमले करने की कोशिश की। अभी क्लियर हुआ आपके स्टूडियो में आने से पहले कि भारत की सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हर मिसाइल को फेल करके पाकिस्तान के इलाके में ही गिरा दिया। एक मिसाइल अमृतसर के पास गिरी थी और वो भी टुकड़े टुकड़े होकर के। बिल्कुल सर, अभी ये भारत है। जो मैं भी रिसर्च कर रहा था कि S-400 सुदर्शन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसने उसको सेटबैक दिया है पाकिस्तान को, और काफ़ी कुछ बता रहे थे कि आसपास का एरिया काफ़ी खाली करवाकर उन्होंने, और जो संभावित खतरा है इंडिया की तरफ से, वो इतने डरे हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान डरा ही नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान आज के दिन, ये देखिए, पाकिस्तान की चर्चा नहीं करता हूं। जो हमारा दुश्मन है आतंकवाद, आतंकवाद को पनाह देने वाले को, अगर आपको याद हो, बिहार की एक रैली में भारत के प्रधानमंत्री ने दहाड़ लगाई थी। वो एक मैसेज। देखिए, देश के जो देशद्रोही लोग हैं ना, भारत के अंदर रह करके, भारत की खा करके भारत के अंदर छेद करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री है ना, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। आप एक आर्मी मैन के रूप में इसका कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये कितनी डीप है? ये इतनी डीप है कि जब भारत कभी उग्रवादियों के खिलाफ सेना काम करती थी, ये लंबा विषय है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ देश खड़ा होता है, सैनिक उन पे प्रहार करता है, तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति दुश्मन की भाषा बोलते हैं। तो ये इनका नेक्सस है, और ये बोलते ही नहीं है, ऐसे नैरेटिव चलाते हैं देश में जो कन्विंसिंग लगते हैं। सामान्य आदमी को लगता है हाँ यार, ये सरकार ही गलत कर रही है। जैसे एक सेक्युलरिज्म का एक तोता उड़ाते हैं, वो मानवाधिकार की एक एक पीड़ा चलाते हैं, और ये चलाते हैं कि हिंदुत्व है खतरे में, मतलब हिंदुत्व है सबको बर्बाद कर देगा। एक ऐसे, और वो कन्विंसिंग लगते हैं सामान्य जनमानस को, हाँ यार ये बहुत गलत है। प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं लोग, इम्पैक्ट ये हर उस क्षेत्र में घुसे हुए हैं, पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, नाम लेने की जरूरत है कि आप समझ गए, उन आतंकवादियों में घुसे हुए हैं, ये हर एजुकेशनिस्ट में घुसे हुए हैं। जो विद्या के मंदिर हैं, उसके अंदर वो इस तरह का नैरेटिव चला करके देश का मनोबल और सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। आप देखिए, 3 दिन पहले एक व्यक्ति जो जिसको भारत का गवर्नर बनाया था देश के लोगों ने,
उनका नाम मैं लूं या नहीं लूं कोई फायदा नहीं है, उस व्यक्ति को शर्म नहीं आई जो कहती है, जब ये चर्चाएं चल, वो कहता है कि भारतीय सेना में इतना गुर्दा नहीं है कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारे। अबे ओए सुन, घुसे नहीं, उनको ठोक के भी आए हैं और अब देखते जाओ, तुम इंतजार करो, अभी तो सिंदूर की पहला चरण किया है। तुम देश में कहीं छुप जाना, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। पहले तो उनका इलाज करेंगे और देश के अंदर मैं आपको बता दूं आज क्या कारण है, पहली बार सारे लोग हम सब सेना के पीछे हैं, सरकार के पीछे हैं। ये ताकत देश की है, क्योंकि अब देश समझ चुका है, आप जैसे सामान्य जनमानस समझ चुका है, युवा इस मोबाइल के कारण, कि हमारी सेना सही काम कर रही है और गवर्नमेंट भी सही कर रही है। अब आतंकवाद पे जो प्रहार होगा, ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में जाना जाएगा। ये भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, ये भारत और भारत की सेना का मुकाबला आतंकवाद, आतंकवाद की फैक्ट्री और आतंकवाद के विचार से है। बिल्कुल वो विचार जो एक सामान्य नागरिक को इतना डरा देता है। आतंक का मतलब क्या है? डराना, डरा करके वो सब करवाता है। तो देश अब इससे बदला लेगा, हमारी सोच को बदला है और बदलने वाली भारत सरकार है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेना का मनोबल बढ़ाया, सेना को साजो सामान दिया, और यही नहीं दिया, देखिए आप, देश के अंदर भी निर्माण शुरू किया हमारे उपकरणों का, और आज के दिन भारत करीब 22,000 करोड़ रुपए का पिछले साल एक्सपोर्ट किया है। मेक इन इंडिया प्लान जिसको कहते हैं। देखिए, ये राजनीतिक शब्द थोड़ी देर ना दें हम इनको, हमारे देश के अंदर निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज सेना तो वही है, सेना किसी बाप की बपोती नहीं है, सेना देश की अमानत है। सैनिक देश मां भारती का होता है, पर इसको आज मजबूत, आप देखिए पिछले 10 वर्षों में, अब आतंकी हमले होते हैं कश्मीर में, अब क्या वो पत्थरबाज कहां गायब हो गए, कहां चले गए, कहां चली गई वो हड़तालें, कहां चले गए यासीन मलिक, कहां चला गया वो जो जितने इनके जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, कहां चला गया वो जो एक चीफ मिनिस्टर कहता था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। कश्मीर तुम्हारे बाप का है क्या? पाकिस्तान के बिना हल नहीं हो सकता। मैं परसों उसको सुन रहा था, वो परसों कहता है कि हाय अल्लाह मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसा सोचा। ये बदलता है देश। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि टेक्नोलॉजी और जो सामान चाहिए, आज बॉर्डर एरिया में आप देखिए, आज के दिन जहां पर 5 दिन लगा करते थे, मुझे याद है जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट गया था, मेरे बांदीपुरा से पैदल चलने लगा था, पोस्ट जाते जाते 5वें दिन पहुंचा था जो मेरी पोस्ट थी, और उसके आगे भी गुरेज तक लोग पैदल जाते थे, बीएसएफ वाले 7 दिन लगते थे उनको। और आज के दिन बदला क्या है? 2010 तक ऐसी थी हिंदुस्तान, ये बदला है तो पिछले 15 साल में बदला है। आज हर पोस्ट के ऊपर सड़क जाती है भाई साहब, हर पोस्ट के ऊपर आजकल रेडियो कम्युनिकेशन है। मुझे याद है जब मैं जिस बंकर में मैंने मेरे जीवन के पहले 3 महीने निकाले, वो एक गुफा थी, बर्फ के अंदर चूहा भी वहीं घूमता था, और जो पानी पिघल करके पत्थरों से, यह हालत थी। पर हमारा मनोबल कभी नहीं टूटा था। हम सारे, मैं एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट था, और मेरे साथ हमारे वो मेरा सहायक भी वहीं सोता था, हमारे सूबेदार साहब भी, ये हमारा। पर आज क्या है? आज पोस्ट के ऊपर गाड़ी जाती है, सड़क है, उनके प्रॉपर अकोमोडेशन है। अब वहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब थर्मल इमेजर्स है, अब इक्विपमेंट है, अब वो वेपन सिस्टम आ गया है। अब देश की पक्की सुरक्षा, और ये किसने किया? देश ने किया है। देश क्या है? सरकार है। सरकार का मुखिया कौन है? पिछले 10 साल से मैं मोदी को ही देख रहा हूं, और मैं अच्छी बात मानता हूं, मोदी जी भगवान करे 10 साल और जिंदा रहे, तो देश को जो ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसके बाद ऑपरेशन कफन भी चलाना पड़ेगा उन लोगों के लिए। ऑपरेशन कफन भी चलाना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो देश में बैठ करके देश के साथ गद्दारी करते हैं। जो देश में बैठकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में कर्नल साहब बता रहे हैं। एक सर, मैं एक एकेडमिक क्वेश्चन यहाँ लेना चाहूँगा। इंडिया का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, तो बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशन IITs हैं, इसरो है, या हमारा जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इतना एडवांस है, तो मिलिट्री का कितना एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजिकली, हम दूसरे कंट्रीज से कितने आगे हैं, और इस वारफेयर में, ये जो अभी वार चल रही है, इसमें हम पाकिस्तान से कितने आगे हैं टेक्नोलॉजी में? देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि सेना समाज और देश से अलग नहीं हो। ओके।
अगर आप आप टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, आप ये जानते होंगे कि दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, इंटरनेट सेना के लिए, जी, गाड़ियों का आविष्कार सेना के लिए, सैटेलाइट का आविष्कार सेना के लिए, नेविगेशन सिस्टम सेना, हर टेक्नोलॉजी इनिशियली सेना के लिए आविष्कार की गई थी और उसका धीरे धीरे संचार और इस्तेमाल हमारे सामान्य नागरिक के लिए, उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। जब ये आविष्कार सेना के लिए क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि सेना नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी है, घर के उस ताले की चाबी है जो आपको सुरक्षित रखेगा, और इसीलिए जो आविष्कार हुए हैं वो उन्हीं को लेकर। अब आता हूं मैं, भारतीय सेना आज की पुरानी सेना, आज आपने सुबह न्यूज सुनी है, आज तारीख है 8 मई है 2025। आज सुबह का दिन है जब भारत के एडी सिस्टम ने पाकिस्तान से फायर की हुई मिसाइल को अमृतसर के पास उन्हीं के इलाके में ढेर कर दिया गया। ये टेक्नोलॉजी है, ये भारत की टेक्नोलॉजी है, एक दिन में नहीं आई है। तो जो भारतीय सेना का जो टेक्नोलॉजी का स्तर है वो इतना बड़ा है। अब देखिए, चूक तो लड़ाई में कहीं भी हो सकती। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आईआईटीज और ये जो अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, इनका सहयोग मिलता है सेना को। देखिए, आईआईटी हो या आईआईएम हो या कोई, ये देश का रिसोर्स है। आपकी छोटी छोटी जो सहयोग है वही तो देश की टेक्नोलॉजी में अंत में आके बनती है। इसरो का आपने नाम लिया, सैटेलाइट कहां से आए? कोई मांग के। हिंदुस्तान दुनिया का वो देश है जो आज दूसरों के सैटेलाइट लॉन्च करता है। सुनिए, इसरो की बात बताऊं, आपने कहा टेक्नोलॉजी, भारत में हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, 3 या 4 वर्ष पहले कोरोना के दौर में एक न्यूज आई थी जब भारत ने एंटी सैटेलाइट डिस्ट्रॉइंग मिसाइल सिस्टम बनाया था जिसने स्पेस में एक सैटेलाइट को मार गिराने का काम किया था। आउटर अर्थ ऑर्बिट। यस सर, ये हमारा भारत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ये हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, ये हमारे इंजीनियर्स हैं, कोई अकेला नहीं है, ये हमारी काबिलियत है। और जो मिसाइल सिस्टम पृथ्वी भारत की, हमारी खुद की, आपको बता दूं, दुनिया की वो मिसाइल है अग्नि वग्नि, तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी। ये भारत आज वो भारत नहीं है। दुर्भाग्य ये रहा कि जब पूर्व के अंदर जो लोग गुलामी की मानसिकता से देश में राज कर रहे थे, मनोनीत सरकारें, मनोनीत प्रधानमंत्री, मनोनीत चमचा, मनोनीत सर, मनोनीत ये, तो वो अपने चमचों को ही तो बैठाएंगे भैया। जब से डेमोक्रेसी का उजागर हुआ है, जब से बेस्ट बंदा सामने आता है, और याद रखिए, इस गुलामी की मानसिकता ने उन लोगों को शीर्ष पे लाके खड़ा किया। देश को भी 70 साल लग गए अपना संभालते हुए। अब आप लोगों ने सही इंजीनियर्स बनाए हैं, सही डॉक्टर्स आ रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है, कमी नहीं है, आज भी पेपर लीक होते, तो क्या हुआ, फिर भी वी हैव द बेस्ट पीपल। आपकी सेना बेस्ट है, इंजीनियर्स बेस्ट है। मैं कहता हूं पॉलिटिशियंस, आज जो मोदी जी की टीम है, बहुत सारे लोग हैं मुझे कहेंगे ये मोदी, अरे भाई, मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे सेना का, हमारी सेना का मनोबल बढ़ा करके एक बात कहता है कि खोद के निकालूंगा, और वही एक दूसरा प्रधानमंत्री था जो कहता था देखेंगे, देख रहे हैं, बात करेंगे, और घूम फिर के आकर के उसी को बुलाते थे आतंकवादी को, जैसे आप और मैं बैठे हैं, चाय पीजिए महाराज। ये भारत है, समझे, ये भारत है आज का दिन। और अब ये भारत इसलिए है, देश जाग चुका है, लोग जाग चुके हैं, अपनी ताकत को आपने पहचान लिया है। वही तो मैं कह रहा हूं, अब धीरे धीरे देश को उन लोगों का सफाया कर रहा है जो उस नैरेटिव का हिस्सा थे, जो राजा ने अपने गुलाम को कुर्सी पे बैठाया, गुलाम ने अपने चमचे को बैठाया और देश का सत्यानाश करने में लगे थे। पर मैं कहता हूं, सौभाग्य देश का, समय बदला, करवट ली और ऑपरेशन सिंदूर गया। समय बदला और करवट ली। कल मैं रक्षा मंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर सर को सुन रहा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में। एक बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने रामचरितमानस की सुंदरकांड की चौपाई का यूज किया, जिन मोही मारा ते में मारे। ये क्या मैसेज है? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं, अगेन घूम फिर के मेरे में आपको लगेगा कि मैं बीजेपी, अरे बीजेपी का हमारे देश है भाई। अगर वो हमारी संस्कृति को जिंदा करते हैं, वो मेरी आत्मा को जिंदा करे, वो मेरे संस्कारों को आगे लेके आए, यही डिफेंस मिनिस्टर थे, हनुमान जी की शक्ति का बोध कराने वाले।
उससे पहले जब राफेल यहां हिंदुस्तान में आया था तो हम तिलक लगा के उनका, ये हमारी संस्कृति है। बहुत सारे देशद्रोही लोगों ने नैरेटिव चलाया कि तिलक से कुछ होता है क्या। अबे देख लो, तिलक ने तो बहुत कुछ कर दिया। और यही है, यही डिफेंस में देखिए सवाल वो क्या है, राजनाथ जी क्या है, एक हमारा प्रतीक है भाई, प्रतीक है वो। उन्हों के राज में जब डिफेंस मिनिस्टर थे, कश्मीर के अंदर 2022 में जाके बोल के आए थे कि कश्मीर हमारा होगा। और आप देख लीजिए जो हमारा कब्जा किया हुआ पीओके है, अब जो लोग कहते थे कश्मीर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हाँ भाई अब तुमने भी चूड़ियां पहन ली हैं और तुम अब वो गुणगान करते हो। वो अभी भी वही ताकत में है लोग, पर अब सब सुधर गया। अब हमारा देश का वो जो है ना स्वाभिमान उभर के आया। यस, अब जो बस कमी एक ही है इस ऑपरेशन की बात। आज जब सुबह कल उन्होंने प्रयास किया कुछ मिसाइल मारने का, हमने हवा में इनको ध्वस्त किया। और अभी अभी न्यूज चल रही है 10 मिनट पहले कि भारतीय सेना ने लाहौर के पास एडी रेजिमेंट को बर्बाद कर दिया। कर्नल साहब, एक मैसेज गया था, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, बड़ी गुस्सा आई लोगों को। उस लड़की को जब देखा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारत ने क्या मैसेज दिया दोनों महिला ऑफिसर्स को देख? भारत ने मैं एक बहुत साफ मैसेज दिया है। पहली बात तो मैं दर्शकों को बता दूं कि पहली बार धर्म पूछ के नहीं मारा गया। अच्छा। यस सर, पंजाब में जब मैं था तो एक बार मुझे याद है 1991 की बातें हैं, बिहार के मजदूरों को वहां उन खालिस्तानी आतंकवादियों ने बस से उतार करके मारा था धर्म के नाम पर। कश्मीर में मैंने देखा है, बहुत मेरे दौर में पूछा करते थे, मारा करते थे। छत्तीस सिंहपुरा जहां पर करीब 40 सरदारों को ये पूछ के मारा कि तू सरदार है आ जा। पर रही बात जो अभी 22 अप्रैल को जो धर्म के नाम पर किया गया, ये खुला नाच था, ये नृत्य था, तांडव था। जहां पर आइसिस जहां पर हमास स्टाइल में लोगों को घुटने के बल करके पूछा गया तू हिंदू है या मुसलमान, और उसने बोला कि मैं हिंदू हूं, गोली सर में मारी गई। बोला तो मुसलमान है तो बताया जाता है कि निवस्त्र किया गया। दर्द ये हर हिंदुस्तानी को है। और उसके बाद जब उनको गोली मारी, जब वो एक महिला जो सैन्य अधिकारी की पत्नी थी, नए बच्चे की, वो कहती है अरे दरिंदे तू मेरे को भी मार दे, मेरे पति को तो मार दिया। वो कहता है मोदी को बताना। बेटा बता दिया ना मोदी को, लड्डू मिल रहे हैं ना। मोदी व्यक्ति नहीं है, भारत की आत्मा है आज के दिन। ये जो दर्द की घटना हर भारतीय को ऐसा विचलित किया, हिंदुस्तान के इतिहास में जो कश्मीर आतंकवादियों की आवाज पे बंद हुआ करता था, जो कश्मीर आतंकवादी और पाकिस्तानी के नाम पर कैलेंडर इशू होता था, शुक्रवार को कुपवाड़ा बंद, मंडे को श्रीनगर बंद, ट्यूसडे को जम्मू बंद। क्रिकेट मैच में सपोर्ट करते थे, वो बोला करते थे ना, yes. वो होता था। अब क्या हो गया, उसका जवाब ऐसा दिया है कि वो कश्मीर भी, वो हर हिंदुस्तानी इस आतंकी हमले के बाद आज कश्मीर भी पूरा बंद हुआ, भारत भी पूरा बंद हुआ, और उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है, न कि किसी हिंदू या मुसलमान या सरदार ने। आपने आखिरी सवाल पूछा, हमारी 2 महिलाएं अफगानिस्तान के अंदर एक ट्रोल किया जा रहा वीडियो, फीमेल ऑफिसर्स हमारी, कि तुम्हारे को 2 हिंदुस्तान की लड़कियों ने, एक मुसलमान एक सरदारनी, दोनों ने तुम्हें घुटने पे ला दिया। अरे तुम अपने किस नाम के तुम मर्द कहते हो? तो ये संदेश बिल्कुल साफ है। अभी तो भारत की हमारी 2 बेटियां ही आई हैं भाई। एक भारत की बेटियों ने अभी मोर्चा संभाला है ऑपरेशन सिंदूर, हम तो उनके सिपाही हैं। जिस दिन भारत की माताएं आ जाएंगी तो मैं मानता हूं ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन कफन बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर बन जाएगा ऑपरेशन कफन। बिल्कुल सर, बातों का सिलसिला, मन तो नहीं कर रहा कि आपसे बातें करना बंद कर दें, लेकिन आपकी व्यस्तता, टीवी चैनल्स पे जो आपका एंगेजमेंट है, मैं अभी आपको देख रहा था। बिल्कुल आज का दिन बहुत व्यस्त है। बस लास्ट में जैसे कल मॉक ड्रिल कराई गई, तो आप कुछ हमारे सारे लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है
देखिए, पहली बात तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं आने वाली। आप भारतीय सेना पे निश्चिंत होकर के भरोसा कर सकते हैं। पर युद्ध है, युद्ध में तो हर प्रकार की चीज घटित हो सकती है। जो कल मॉक ड्रिल की गई थी उसमें मेरा यही संदेश है। देखिए, मॉक ड्रिल, अगर आपको कोरोना से परिचित है, कोरोना में मोदी जी ने कहा था कि हर आदमी शाम को ताली बजाएगा, नहीं थाली बजाएगा, मोटिवेशनल लेवल बढ़ाने का। एक बार बोला था कि आज दिया जलाएंगे। बहुत सारे देशद्रोही लोग कह रहे थे कि थाली बजाने से कोरोना भागेगा। अरे हरामखोरो, जो थाली बजी थी, जो दीपक जला था, उससे जो राष्ट्र की भावना आई थी कि हमारे लीडर के पीछे हम खड़े हैं, ग्रुप एक्टिविटी, और यही जो आपका कल मॉक ड्रिल थी, ये एक हमारी सॉलिडेरिटी दिखाती है कि हम भारतीय सेना के पीछे खड़े हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर नागरिकों को भावुकता से ऊपर उठ करके मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए कि सेना अपना काम कर रही है, पर जब कोई आपको एडमिनिस्ट्रेशन, जब कोई सेना की तरफ से इस दौरान कोई आदेश आते हैं, उनकी पालना करें, क्योंकि उसमें आपकी सुरक्षा है। और उससे बड़ी बात एक मैं कहना चाहूंगा देश के नागरिकों से, मुझे फक्र है, मैं सैनिक हूं, आपने मेरी देखभाल की, भरोसा किया, और हमने आपको कभी लेट डाउन नहीं किया। पर एक आज जो मैं बदले हुए देश के अंदर माहौल देख रहा हूं, जहां गद्दार भी मोदी जी के पीछे लग गए हैं, भारतीय सेना के पीछे, आपने भी सुना होगा बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो सेना को गाली देने का दुस्साहस करते थे, और सेना से वो मांगते थे सबूत। मिल गया सबूत, पूरे देश के सामने खुल के बताया कि 9 जगह मारा है, ठोका है, राज बता दिया है। अब सबूत तो नहीं चाहिए ना। उन दरिंदों से सावधान रहें आप, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़े इंटेलिजेंटली नैरेटिव चलाते हैं, आपके मन को स्ट्राइक करते हैं, मानसिकता को, उनसे बचना है। और कोई भी ऐसे इस टाइम पर देश विरोधी बात करता है, उसका आप विरोध करें, और एक ही बोध करें कि हमारा भारत सबसे अच्छा है, सैनिकों के पीछे खड़े हों। और वैसे भी सेना तो ऐसी है कि मैं खुद सैनिक रहा हूं, अगर मुझे आज भी इस 63 वर्ष की आयु में अगर प्रधानमंत्री महोदय छोड़ो हमारे कोई ऐसा ऑप्शन मौका दे भगवान की, वापस जाके वो युद्ध लड़े, वो मौका नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। क्योंकि आज की सेना है, नए बदलते भारत की है, वो काफी है। आज के दिन पाकिस्तान, चीन, उनकी चिंता है। तो जो भारत के अंदर बैठे जो देशद्रोही लोग हैं, उनका आप ध्यान रखें। ये एक सैनिक का आग्रह है आपसे। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट War हुई, है, इसमें वी आर ऑन द वॉर। यस, चाइना का क्या रोल रह सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहां से? देखिए, अब जो चीन का आप नाम लेके आए हैं, उसको मैं चालबाज चीन कहता हूं। ओके, चीन का ऐसा है, चीन खुद चालबाज है, हमारा दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। ओके, बहुत सारे विद्वान कहेंगे नहीं 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 नहीं, जो कबूतरबाज है ना, वो कहे लड़ाई में क्या रखा है, अरे अरे युद्ध में तो नुकसान होता है, शांति, ये बकवास करते हैं। उनके जब जूते पड़ेंगे सबसे पहले रोएंगे, जैसे पाकिस्तान के पंजाबी फौज जो पहली बार उनका ताबूत गया, अब वो दहाड़ दहाड़ के रो रहे हैं। और वही आतंकवादी कहता है, हाय अल्लाह, पहले मेरे को मौत आ जाए, मेरे इतने रिश्तेदार क्यों मरे, अपने का दर्द ये होता है। अब चीन की जो हालत है, चीन को मजबूत करने वाले भी देश के अंदर लोग थे। जी 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 जी। 62 में उसने हमारा कितना इलाका दबाया भाई साहब, 37,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो देश के अंदर पढ़े लिखे राजनीतिक व्यक्ति, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो नैरेटिव बोलते हैं, अरे चीन की गलती नहीं, उस चीन पे भरोसा कतई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, चीन और पाकिस्तान दोनों मिले हुए, वो इंटरफियर करेंगे ऐसा आपको क्या चीन लगता है? की मैं ये मानता हूं औकात नहीं है, चीन की औकात नहीं है। अगर होगी हम जवाब देंगे। इंडियन डिफेंस सर्विसेज आर फुल्ली प्रिपेयर्ड विद द प्रेजेंट पॉलिटी। जो प्रेजेंट देश की जो सरकार सेना के पीछे खड़ी है, कोई मजाल नहीं है उसकी। पर एक बात जरूर बताऊंगा, देखिए कई लोग कहते हैं सेना से आप ट्रेड, चाइना से आप एक तरफ तो कहते हैं दुश्मन, दूसरी तरफ ट्रेड करते हैं। कितना कन्विंसिंग जवाब देते हैं ना कि अरे ये तो ट्रेड भी बंद कर दो। ये वही लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, आपको भी सावधान रहना है। अरे सरकार का काम सरकार करेगी, सेना का काम सेना करेगी, और चाय बनाने वाले का काम चाय बनाने वाले का काम चाय बनाने पे ध्यान दे, न कि प्रधानमंत्री को बताए कि कैसे सियासत होती है। दुर्भाग्य ये है। और ऐसे टाइम पर
चीन का सामान दुनिया में सब जानते हैं। ये तो हमारी किस्मत खराब रही साहब, देश के नागरिकों की कि ऐसी सरकारें थी जो सन 62 में, सुनिएगा, सन 62 में बजाय के दुश्मन के लिए हवाई जहाज की इजाजत दे दे, 62 में तिब्बत के अंदर अगर हम हवाई जहाज ले जाते तो चीन भाग जाता। अच्छा, हवाई जहाज की भी इजाजत नहीं दी। मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, देश के, भाई देश को पता होना चाहिए ना कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। 71 के युद्ध की मैं आपको छोटी सी 3 बातें बताऊंगा। जी बताइए। भारत मानता है कि लोग बहुत सारे कहते हैं राजनीतिक व्यक्तियों ने जीत दिलाई, ये कांग्रेसी कहते हैं ना, हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, कहते हैं ना। मैं तो यही कह सकता हूं, सैनिकों का श्रेय अपने कंधे पे मत लो। 3000 से ज्यादा सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के वो विजय जीत हासिल की, बांग्लादेश बनाया था, हासिल की थी ना, उसको टेबल के ऊपर धरास कर दिया इन उस समय के आपके राजनेताओं ने। क्या किया? पहली बात, बांग्लादेश जो बना था, वे ईस्ट और वेस्ट बंगाल, 1905 में भारत के बंटवारे, बांग्लादेश के बंटवारा अंग्रेजों ने किया था। तो ये इनके बाप की जगह थी, इन्होंने बांग्लादेश बना दिया। सोचिएगा जरा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं लिखा था ना जब हमारे भारत का बांग्लादेश क्यों बनाया? आप सहमत हैं? दूसरी चीज, हमने 98,000 कैदी उनके पकड़ के रखे। जनरल अरोड़ा का नाम स्वर्ण अक्षरों में बिल्कुल लिखा गया था, और उनकी सेरेमनी की थी पैंट्स डाउन, हथियार नीचे करके उसको पैंटे खुलवा करके, उसको कहते हैं पैंट डाउन सेरेमनी नंबर 1। अगर सैनिक के हथियार उतर गए तो पैंट उतर गई ना, अब आ गया समझ में। किया ना। उसके बदले हमें क्या मिला सेना को? सुनिएगा भाइयों, किसी व्यक्ति की महिमा मंडन नहीं है, इस देश में ऐसा नैरेटिव चलाया गया 70 साल तक, सच्चाई छुपाई गई है आपसे। यस सर, सैनिक की बात मानते हैं, सैनिक ने लड़ाई लड़ी। मैं तो नहीं लड़ रहा था उस समय, मैं तो बच्चा था। आपको पता है कि उस युद्ध के बाद मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ का नाम तो हर व्यक्ति जानता है, उस आदमी की दरिंदों ने पेंशन बंद कर दी थी। पेंशन बंद? यस सर। और जब जनरल मानेकशॉ डेथ बेड पे थे हॉस्पिटल में, आपके राष्ट्र के ऐसे धर्मार्थ पुरुष कलाम साहब उनसे मिलने गए। हाँ, ये पता है। और जब मिलने गए तो उनको पता लगा, मानेकशॉ साहब ने नहीं बोला कि मेरी पेंशन बंद है, उनको किसी ने बताया कि जनरल साहब की पेंशन कांग्रेस सरकार ने बंद कर रखी है। सुनिएगा जी, ये पब्लिक डोमेन के इश्यू हैं। जी जी। उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए उनका पेंशन बनता है, दिल्ली आए, वापस लेकर के उनको दी। और सैनिक का दिल देखिए, वो कहता है इस उम्र में मेरे किस काम के 1.5 करोड़, ये भारतीय वीर नारियों के लिए उन्होंने डोनेट कर दिए। तो जो कुकर्म किया था आपकी पॉलिटी ने, कुकर्म था, पेंशन रोक दी। क्यों भाई? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। पर सैनिक के साथ अन्याय हुआ ना, यही खत्म नहीं हुआ। सुनिएगा, सबसे बड़े अन्याय सैनिक के साथ क्या हुआ? देश सैनिक को पेंशन देता था, क्योंकि छोटी आयु में सैनिक वापस आ जाता है। भाई बुढ़ा हो गया, फौज में क्या काम है? 35%, 75% ऑफ बेसिक पेंशन मिला करती थी। जो पेंशन देश के जवान को मिलती थी, वो काट करके इन लोगों ने 50% कर दी। क्या आपको पता है इस बात का? नहीं। और आज सैनिक के खिलाफ ये दूसरे युवाओं को खड़ा करते हैं कि तुम हमारी नौकरी खा रहे हो। अग्निवीर। ये कहानी नहीं है। सवाल क्या है? अरे कोई फैसला अगर वो सही करते तो सैनिक की पेंशन कम कर दी। टेबल पे गए पीओके, पाकिस्तान हमारा कश्मीर लेने की बजाय प्लेट में डाल के दे दिया। नो, उनका अभी असली कर्मकांड सुनिए। उन्होंने जो सीज फायर लाइन थी 1947 की, आप जानते हैं सीएफएल क्या थी? आपको नहीं पता है? सुनो देशवासियों, 47 में जहां युद्ध को रोका गया नेहरू द्वारा, यूएनओ में जाने के डर से भारतीय सेना ने बोला थोड़ा समय दे दो, इनको कबायलियों को भगा देंगे। नहीं, उस लाइन का नाम दिया गया सीज फायर लाइन। और 1900 युद्ध में जीत के बाद पता क्या किया आपके देश के पॉलिटी ने? उसका नाम कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल।
कि इसके बाद उधर कंट्रोल पाकिस्तान का, इधर कंट्रोल हिंदुस्तान का, अब भूल जाओ, इनडायरेक्टली उन्होंने सरेंडर कर दिया। यह विजय थी ये सैनिकों की। उसके अलावा सुनिए, 5000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय सेना ने वेस्टर्न पाकिस्तान में कब्जा किया था। हाजीपीर जैसे पास उन्होंने लुटा दिया। क्यों? क्योंकि आपने सरकारें चुनी थी। ये तो कर्मकांड थे। तो क्या आप भी आज जाके देश को बोलोगे कि उन्होंने विजय दिलाई? उन्होंने हमारी विजय का मजाक उड़ाया, सैनिक के बलिदान को नष्ट किया, वरना आज ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना पड़ता। पीओके अगर हमारे पास उस समय ले लिया होता तो, और ले सकते थे, हमारा इलाका था। 5000 कब्जा किया हुआ वो भी लौटा दिया, हमारे सैनिकों की पेंशन भी कम कर दी, और हमारे सैनिक कमांडर को तो पेंशन दी नहीं। ये भारत के समर्थन में था कि भारत के विरोध में काम किया, मैं नहीं जानता हूं। और लाइन ऑफ कंट्रोल को लीगलाइज कर दिया। ये बहुत सारे दुख हैं सैनिकों के, पर इतना ही काफी है। जो देश में नैरेटिव चलाते हैं पढ़े लिखे लोग, क्योंकि वो तरीके से चलाते हैं, सामान्य आदमी को तो पता ही नहीं लगता। जैसे देश में आप सुनते, अरे फौज की क्या जरूरत है, फौज की तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हो? भाई साहब, सैनिक पैसे के लिए नौकरी नहीं करता है, हम राष्ट्र के लिए नौकरी करते हैं। अगर उसके अंदर अगर देश एक सैनिक के परिवार की देखभाल करे, और मैं आपके चैनल से आगे बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, मैं एक सैनिक होने के नाते यह कहना चाहता हूं, जब पूरे देश के अंदर आज पूरा देश जोश में है ना, आप भूल मत जाना थोड़े दिनों बाद उन सैनिकों ने जो अपने जीवन का बलिदान देंगे, और उनकी धर्म पत्नी जिनको हम वीर नारी कहते हैं। मोदी जी, मैंने बहुत बार गुहार लगाई है ये, कि जो सैनिक जिनकी विधवाएं जो सेना काल में जिनकी मृत्यु हो जाती है, भारत सरकार ने आज तक उनके लिए कोई नौकरी का प्रावधान उनके परिवार के लिए नहीं किया है, जो मेरी मांग कई वर्षों से है। जब और नौकरियों में भारत उनकी डेथ होती है तो उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी नियुक्ति मिलती है राज्य सरकारों में, भारतीय सैनिक के लिए लागू नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी ये कहीं उनसे चूक हो रखी है। राजस्थान सरकार में मैं जरूर, मेरे आंदोलन के कारण पिछली सरकार ने, गहलोत साहब ने ये कानून बनाया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज राजस्थान का कोई भी सैनिक किसी भी कारण नौकरी के दौरान मर जाता है तो राजस्थान की उसकी वीर नारी को सरकार नौकरी अनुकंपा देकर देती है। पर भारत सरकार को करना चाहिए, ये सैनिक सेंटर का सब्जेक्ट है, आज मुद्दा नहीं है। पर क्योंकि आपने उन राजनेताओं के कुकर्मों की कहानी मेरे से पूछी जो 71 के युद्ध का श्रेय तो लेते रहे पर सैनिक के साथ न्याय नहीं किया। पर मैं मानता हूं आज समय उसका नहीं है, आज समय है ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन कफन और पाकिस्तान का अंत। ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन कफन, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, मीडिया ने कितना सपोर्ट किया सैनिकों को, और आपको नहीं लगता कि मीडिया भी एक सैनिक की भांति लड़ रहा है? मेरा यह मानना है, देश का हर नागरिक मां भारती का सैनिक है। कोई वर्दी का सैनिक है और कोई बिना वर्दी का सैनिक है, कोई कैमरे का सैनिक है। कैमरे का सैनिक तो सबसे बड़ा सैनिक है। मैं आपको बताऊं, क्रांतियां जिस प्रकार से, देखिए मैंने क्यों बोला हर नायक, मीडिया के बिना आज के दिन सोच बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बढ़िया क्या देखेंगे, आज मीडिया अपने आप स्वतः है, भारतीय सैनिक के पीछे खड़ा है, मीडिया को कोई दबा नहीं सकता। और आप देखिए, आपकी ताकत देखिए, जो लोग रात को कोर्ट खोला करते थे आतंकवादियों को रिहा करने के लिए, वो भी सरकार के पीछे लाइन बंद। वो जो लोग आतंकवादी को घर में बुला के चाय पिलाते थे, वो भी कहते हैं हम सरकार के साथ हैं। ये ताकत मीडिया की है, ये ताकत देश की है। पर अगर मीडिया नहीं होता तो ये ताकत कैसे बनती? और वैसे हर नागरिक है, देखो युद्ध के दौरान सड़क पे बैठा जो व्यक्ति सड़क बना रहा है वो भी मां भारती का सैनिक है, जो चाय पिला रहा है कहीं जाते हुए राहगीरों को वो भी सैनिक है, और सबसे बड़े सैनिक बॉर्डर के ऊपर जो हमारे ग्रामीण वासी हैं, जो आए दिन दुश्मन के गोलों का शिकार होते हैं। मैं मानता हूं इस देश में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मां भारती की सेवा करता है। कोई वर्दी में करता है, कोई बिना वर्दी करता है, पर आप लोग जिस तरह वर्दी के पीछे खड़े हैं, मैं आपको सबको नमस्कार और नतमस्तक का आपको जय हिंद बोलता हूं।
थैंक यू सर, आपने मीडिया के सैनिकों को और हमारे जो कैमरा पर्सन्स हैं उनका सम्मान बढ़ाया। नहीं, आप वो डिजर्व भी करते हैं वो सर। भी सैनिक हैं, और क्योंकि जो बातें आपने बोली हैं उनको ले जाने का काम वो करते हैं। तो सभी कैमरामैन्स को, सभी मीडिया पर्सन्स को मेरी तरफ से भी सैल्यूट। और आज आप देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद हमारे साथ कर्नल देवानंद जी, काफ़ी जोश भरी बातें, खून में उबाल लाने वाली बातें, बहुत सारी कड़वी सच्चाइयाँ, बहुत सारी वास्तविकताएं और फ्यूचर उन्होंने डिस्कस किया। हम चाहेंगे कि भारत की सेना का ये जोश बना रहे, भारत की सेना हमेशा आगे बढ़ती रहे और आने वाली जनरेशन्स को प्रेरणा देती रहे, इंस्पायर करती रहे। तो डिटॉक्स में मैं दिनकर शर्मा आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। जहाँ भी सैनिक मिलें आप सलूट करिए, उनका सम्मान करिए। ये ही डिटॉक्स और कुदरत स्टूडियो की तरफ से आज मैसेज है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर गांव के छोटे छोटे बच्चे तक पहुंचाएं, जिससे कि सेना के प्रति उनका जो सम्मान है, हमारी सेना का जो शौर्य है, उनको पता चल सके और उन लोगों तक भी मैसेज जा सके कि जो भारत की ज़मीन पर कब्जा करने का, भारत के आम नागरिकों को मारने का दुस्साहस करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड ऑन डिटॉक्स, पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो।